नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं राजस्थान कला, संस्कृति एवं भूगोल से संबंधित शानदार प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर के। और मित्रों, आज की यह श्रृंखला सीईटी, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तथा थर्ड ग्रेड भर्ती से संबंधित तो सभी प्रश्नों की श्रृंखला आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। राजस्थान का सबसे पहले समयांकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर निम्न में से कहां स्थित है? राजस्थान का पहला वह मंदिर जिस पर समय अंकित है और वह शीतलेश्वर महादेव मंदिर निम्न में से कहां पर स्थित है? ऑप्शन भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर, 3 मारवाड़, 4 झालरापाटन और 5वां ऑप्शन अनुत्तरित। तो मित्रों, इस श्रृंखला का सही उत्तर होगा, यानी अपने प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा उदयपुर में। मित्रों, याद रखिएगा कि राजस्थान का सबसे पहले समयांकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर में स्थित है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि समयांकित राजस्थान का सबसे पहला मंदिर कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा शीतलेश्वर महादेव मंदिर। और शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो फिर उदयपुर। मित्रों, याद रखिएगा कि उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने 1559 में की थी और उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर और झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, बात करें आज इसी श्रृंखला के प्रश्न नंबर 2 की। अगला प्रश्न, कुवलय माला नामक ग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं के नामों का उल्लेख है? यानी कुवलय माला नामक ग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं के नामों का उल्लेख है? 14 भाषाओं का, 12 भाषाओं का, 18 भाषाओं का या फिर 6 भाषाओं का? तो मित्रों, अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 18 भाषाओं का। मित्रों, याद रखिएगा कि कुवलय माला इस ग्रंथ के जो रचयिता थे वो थे उद्योतन सूरी, और उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। बात करें प्रश्न नंबर 3 की। मयूराकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ के नाम से या मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है? मित्रों, यानी राजस्थान का वह दुर्ग जिसकी आकृति मोर के समान है, और मोर के समान या मयूराकृति होने के कारण ही राजस्थान का वह गढ़ कौन सा है जिसे मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है? अजय मेरुगढ़ को, मेहरानगढ़ दुर्ग को, या कुंभलगढ़ दुर्ग को, या फिर अचलगढ़ दुर्ग को? तो मित्रों, अपने इस प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग को। मित्रों, याद रखिएगा कि मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है, और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधाजी ने करवाया था, और इसकी आकृति मोर के कारण होने के कारण इस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। और मित्रों, याद रखिएगा कि जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में राव जोधाजी ने की थी, और जोधपुर को सूर्य नगरी तथा नीला शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें प्रश्न नंबर 4 की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यानी एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची नंबर 2, और इनको मिलान करना है। एक तरफ राजस्थान का क्षेत्र और दूसरी तरफ लोक नृत्य दिए गए हैं। तो मित्रों, मारवाड़ जो क्षेत्र है, इसका इधर से हमें मिलान करना है कि मारवाड़ क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है।
तो इधर मारवाड़ के सामने ढोल नृत्य दिया हुआ है, शेखावाटी के सामने बम नृत्य है, जालोर के सामने डांडिया नृत्य है और अलवर भरतपुर के सामने गीदड़ नृत्य दिया हुआ है। तो मित्रों हमें इनसे मिलान करना है। तो मारवाड़ का डांडिया नृत्य, मारवाड़ का नृत्य हो जाएगा डांडिया और शेखावाटी का गीदड़ नृत्य। जालोर की बात करें तो ढोल नृत्य और अलवर भरतपुर की बात करें तो बम नृत्य। तो मित्रों ए में अपने ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 4 में भी है और 3 में भी है। फिर आगे है बी में ऑप्शन नंबर 4 और बी में इधर दे रखा है ऑप्शन नंबर 2, तो ये तो अपना गलत हो गया और इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। मित्रों याद रखिएगा कि डांडिया जो नृत्य है वह मारवाड़ का प्रसिद्ध है और गीदड़ नृत्य की बात करें तो यह शेखावाटी का प्रसिद्ध है और ढोल नृत्य की बात करें तो यह जालोर का और बम नृत्य अलवर भरतपुर के क्षेत्र में किया जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने, लोकमान्य तिलक ने, मदन मोहन मालवीय ने और विजय सिंह पथिक ने। तो मित्रों अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, लोकमान्य तिलक। मित्रों याद रखिएगा कि लोकमान्य तिलक जो गरम दल के प्रमुख नेता थे, यानी राजस्थान में जो कांग्रेस थी ये 2 भागों में विभाजित हो गई थी 1907 के बाद में। और 1907 के बाद में ये जो कांग्रेस का 1907 में कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस 2 भागों में बढ़ चुकी थी और एक दल का नाम था गरम दल और दूसरा नरम दल। तो गरम दल के जो 3 नेता प्रमुख थे लाल बाल पाल, तो लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल का विपिन चंद्र पाल। तो लाल 1919 में जब बिजोलिया किसान आंदोलन की जो अधिवेशन है, कांग्रेस अधिवेशन हुआ अमृतसर में, उस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखने वाले प्रमुख नेता लोकमान्य तिलक थे। और मित्रों लोकमान्य तिलक से संबंधित तो महत्वपूर्ण नारे की बात करें तो इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा भी दिया था और वह नारा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और मित्रों महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को लागू करने वाले, शुरू करने वाले व्यक्ति भी लोकमान्य तिलक ही थे। बात करें आज के प्रश्न नंबर 6 की। संस्कृत लेखों में, यानी संस्कृत लेखों में राजस्थान के किस वंश का नाम चाप, चपोतक या चाबोटक लिखा मिलता है? यानी संस्कृत में लिखे गए जितने भी लेख हैं उन लेखों में राजस्थान के किस वंश का नाम चाप भी मिलता है, चपोतक भी मिलता है और चाबोटक भी मिलता है? तो चावड़ा वंश या चाहवान वंश या परमार वंश या फिर सोलंकी वंश? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चावड़ा वंश। यानी संस्कृत में जो लेख लिखे मिले हैं उन लेखों में राजस्थान का जो चावड़ा वंश है इसको चाप वंश के नाम से भी पुकारा गया है, चपोतक वंश के नाम से भी इसे पुकारा गया है, तो चाबोटक नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। वर्ष 1888 में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का सम्मेलन कहां हुआ, कहां आयोजित किया गया, जिसमें मृत्यु भोज संबंधी खर्च को कम करने का प्रस्ताव था? मित्रों यानी वर्ष 1888 में वाल्टर कृत एक सभा की स्थापना की गई थी, राजपूत हितकारिणी सभा,
और उसका सम्मेलन कहां पर हुआ था जिसमें मृत्यु भोज संबंधी खर्च को कम करने का प्रस्ताव था? तो जयपुर में, या फिर अजमेर में, या उदयपुर में, या फिर बीकानेर में? तो मित्रों, अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अजमेर। यानी राजपूत हितकानी सभा का अजमेर में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था और उस सम्मेलन में, या उस सम्मेलन में मृत्यु भोज में खर्च होने वाले जो पैसों का खर्च है उसे कम करने का प्रस्ताव रखा गया था। अब बात करें आज के प्रश्न नंबर 8 की। वैष्णवों की सर्व प्रधान गद्दी गलता जयपुर के या गलता के संस्थापक कौन थे? वैष्णवों की सर्व प्रधान गद्दी गलता जो जयपुर में स्थित है के संस्थापक कौन थे? अनंतानंद, या अग्रदास, रामानंद, या फिर कृष्णदास पयेहारी? तो मित्रों, प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कृष्णदास पयेहारी। मित्रों, याद रखिएगा कि रामानंद शाखा से जुड़ी तोताद्री जो शाखा है और इस तोताद्री शाखा की जो सर्व प्रधान गद्दी है वह गलता जयपुर में है और इस शाखा के जो संस्थापक है वो कृष्णदास पयेहारी है। अब मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, करौली के किस राजा को मुगल शासक अकबर ने देव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? यानी अपना प्रश्न नंबर 9। और मित्रों, यह जो श्रृंखला है यह आपके अभी आगे यानी आयोजित होने वाली जो सीईटी की भर्ती है उसमें भी आपको ऐसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, और चाहे रीट की जो भर्ती हो, पात्रता परीक्षा हो, उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मित्रों, अगर यह श्रृंखला आपको अच्छी लग रही है तो आप इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिए। तो मित्रों, अपना प्रश्न है कि करौली के किस महाराजा को मुगल शासक अकबर ने देव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? महाराजा तुरसन को, महाराजा चंद्रसेन को, महाराजा गोपाल दास को, या महाराजा जुहार पाल को? तो मित्रों, प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा महाराजा गोपाल दास को। मित्रों, याद रखिएगा कि करौली के किस महाराजा को अकबर ने देव बहादुर की उपाधि दी? तो महाराजा गोपाल दास। और अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि मुगल शासक अकबर ने महाराजा गोपाल दास को कौन सी उपाधि दी, तो फिर उत्तर होगा देव बहादुर की। मित्रों, बात करें प्रश्न नंबर 10 की। किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से खड़े यक्षों की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है? यानी वह कौन सा पुरातात्विक स्थल है जिसकी खुदाई के दौरान वहां खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है? नोह से, या गणेश्वर से, या कालीबंगा से, या फिर बागोर से? तो मित्रों, प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा नोह से। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो नोह की सभ्यता है यहां से यक्ष की खड़ी पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है। और मित्रों, बात करें कि राजस्थान का स्वतंत्रता के बाद या भारत का स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम खुदाई कहां पर की गई? तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा में। और कालीबंगा जो सभ्यता है यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यहाँ की जो खुदाई है वो 1952-51 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। और खुदाई के दौरान यहाँ पर सर्वप्रथम काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई और ये काली चूड़ियाँ प्राप्त होने के कारण ही कालीबंगा का नाम, जो सभ्यता है उसका नाम कालीबंगा रखा गया था। और मित्रों, ताम्र युगीत सभ्यताओं की जो जननी की बात करें तो वो गणेश्वर सभ्यता है। और बागोर सभ्यता की बात करें तो ये भीलवाड़ा में स्थित है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। वर्ष 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? वर्ष 1919 में
किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? महमूद, नारायण सिंह, मदन सिंह या फिर जमाल शाह? तो मित्रों याद रखिएगा कि वर्ष 1939 में जो किशनगढ़ प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष जमाल शाह थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है, राजस्थान एकीकरण के समय रियासतों द्वारा संघ व राज्य निर्माण के लिए प्रयास किए गए थे, इसके संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। मित्रों जब राजस्थान का एकीकरण किया गया या राजस्थान का जो एकीकरण किया जा रहा था उस समय संघ और राज्यों के निर्माण के लिए रियासतों द्वारा कुछ प्रयास किए गए थे, तो इनके संदर्भ में आपको सत्य कथन बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यानी कौन सा कथन असत्य है यह बताना है मित्रों। यानी राजस्थान का एकीकरण के समय राजस्थान रियासतों द्वारा संघ और राज्य के निर्माण के लिए जो प्रयास किए गए थे इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो मित्रों बात करें कथन नंबर 1 की कि बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह लुहारू को विलय करने का इच्छुक था। मित्रों याद रखिएगा कि बीकानेर के जो महाराजा शार्दुल सिंह थे वो हरियाणा का जो लुहारू क्षेत्र है उसको बीकानेर में शामिल करने के इच्छुक थे। और बात करें ऑप्शन नंबर 2 की तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। कोटा के महाराजा भीम सिंह ने हाड़ौती संघ के निर्माण के लिए प्रयास किया कि कोटा के जो महाराज भीम सिंह थे उन्होंने हाड़ौती संघ के निर्माण का प्रयत्न किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। अब बात करें कि ऑप्शन नंबर 3 की, डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने बागड़ राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किया था। तो मित्रों ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। अब बात करें कि जयपुर के शासक ने संघ बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। तो मित्रों अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। यानी यह असत्य कथन है कि राजस्थान के एकीकरण के समय रियासतों द्वारा जो प्रयास किया गया था उसमें जयपुर भी शामिल था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, वह शासक जिसने देशनोक स्थित करणी माता मंदिर के दरवाजे सोने से निर्मित किए थे। यानी निम्न में से कौन सा शासक है जिसने देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर के जो दरवाजे हैं वह सोने के बनवाए थे। तो बीकानेर के महाराजा स्वरूप सिंह, जोधपुर महाराजा मालदेव, अलवर महाराजा बख्तावर सिंह और जयपुर महाराजा स्वाई जय सिंह। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह। मित्रों याद रखिएगा कि देशनोक में यानी चूहों वाली माता के नाम से प्रसिद्ध जो करणी माता है और करणी माता का मंदिर की बात करें तो वो देशनोक बीकानेर में है। और बीकानेर की जो करणी माता है इसके मंदिर में जो सोने के दरवाजे लगाने का जो कार्य है वो अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने किया था। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली निम्न में से किस शाखा से संबंधित है। राजस्थानी चित्रकला की जो सिरोही शैली है यह किस शाखा से संबंधित है। मेवाड़ शाखा से, हाड़ौती शाखा से या मारवाड़ शाखा से या फिर ढूंढाड़ शाखा से। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मारवाड़ शाखा से। मित्रों याद रखिएगा कि सिरोही शैली का संबंध मारवाड़ शैली से है। अगला प्रश्न, मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था। मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था। उत्तरदायी शासन आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन या जागीरदार आंदोलन या फिर नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन। तो मित्रों प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, उत्तरदायी शासन आंदोलन।
मित्रों याद रखिएगा कि मारवाड़ लोक परिषद द्वारा मई 1942 में उत्तरदायी शासन आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 16, खेरवाड़ा व ऋषभदेव प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। मित्रों यानी जो खेरवाड़ा क्षेत्र है और जो ऋषभदेव क्षेत्र है, ये किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? जिप्सम के लिए, एस्बेस्टस के लिए, फेल्सफार के लिए या फिर अभ्रक के लिए? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एस्बेस्टस के लिए। मित्रों याद रखिएगा कि खेरवाड़ा और ऋषभदेव एस्बेस्टस के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, राजस्थान का सेकंड ए कृषि जलवायु प्रदेश निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? राजस्थान का सेकंड ए कृषि क्षेत्र या कृषि जलवायु प्रदेश निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? अर्ध शुष्क पूर्वी प्रदेश को, अंतः प्रवाही शुष्क प्रदेश को, या शुष्क पश्चिमी प्रदेश, या आर्द्र दक्षिणी मैदान को? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अंतः प्रवाह है शुष्क प्रदेश। बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 18, राजस्थान में खुली बिक्री हेतु अधिकृत बायोडीजल का प्रकार है। राजस्थान में खुली बिक्री हेतु अधिकृत बायोडीजल का प्रकार कौन सा है? B100, BF100, R100 या RJ100? तो मित्रों अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा B100। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान में जो बायोडीजल की बिक्री के लिए जो अधिकृत बायोडीजल का प्रकार है वो B100 है। और बायोडीजल के, अगर बायोडीजल के लिए बात करें कि सर्वाधिक फसल कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा रतनजोत। और बायोडीजल रतनजोत से और अलसी से भी प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में कार्य सहभागिता दर सर्वाधिक है? यानी जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में कार्य सहभागिता दर सर्वाधिक है? ए ऑप्शन उदयपुर में, 2 जयपुर में, 3 अलवर में और 4 प्रतापगढ़ में। तो मित्रों प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा प्रतापगढ़ में। मित्रों याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतापगढ़ जिले में कार्य सहभागिता दर सर्वाधिक रही है। और मित्रों बात करें कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर। और सबसे कम जनघनत्व वाले जिले की बात करें तो जैसलमेर। और जयपुर की बात करें कि जनघनत्व कितना है तो 592। और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला जैसलमेर। और जैसलमेर का जो जनघनत्व है वो मात्र 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अब बात करें कि अगले प्रश्न की, कोपेन के BSHW जलवायु प्रदेश राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण किया गया और कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें BSHW जलवायु प्रदेश राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो अरावली के पश्चिम में, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में, या अरावली के पूर्व में, या हाड़ौती पठार में? तो मित्रों प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में। मित्रों जो कोपेन का जो वर्गीकरण किया गया था वो 4 भागों में था और उनमें से 4 भागों में से पहला जो भाग है वो BSHW ये अरावली का जो पश्चिमी भाग है उस क्षेत्र में पाया जाता है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 21, हतमती, मेसवा या याजम निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? हतमती, मेसवा और याजम निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं?
माही की, कोठारी की, लूणी की या फिर साबरमती की? तो मित्रों प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा साबरमती। और मित्रों याद रखिएगा कि साबरमती एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, लेकिन यह गुजरात की प्रमुख नदी है। और साबरमती नदी के किनारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा जो साबरमती आश्रम बनाया गया था वो इसी नदी के किनारे था। और सोम जो नदी है, जो माही नदी है, और माही, सोम और जाखम, इन तीन नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वो डूंगरपुर जिले में बनता है। और अजमेर से निकलने वाली जो लूणी नदी है इसे आदि खारी और आदि मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और मित्रों याद रखिएगा कि कोठारी नदी के किनारे जो बागोर सभ्यता है वो विकसित हुई है। अब बात करें प्रश्न नंबर 22 की। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में सागवान प्रमुखता से मिलता है? इन राजस्थान के जो निम्न में से वे कौन से जिले हैं जहां पर सागवान प्रमुखता से पाए जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर और भीलवाड़ा बारां में। ऑप्शन नंबर 2 सिरोही, राजसमंद, अजमेर व कोटा में। ऑप्शन नंबर 3 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में। और ऑप्शन नंबर 4 है नागौर, पाली और जालोर, कोटा में। मित्रों याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी राजस्थान में, यानी जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़, उदयपुर जो जिले हैं यहां पर सागवान प्रमुखता से पाया जाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहां बालू को स्तूप की अधिकता पाई जाती है, प्राकृतिक तेल व गैस भंडार हैं, औषधि चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है या फिर भूमिगत जल का अच्छा भंडार है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी बालू का स्तूपों की अधिकता। मित्रों याद रखिएगा कि थार के मरुस्थल जो लाठी सीरीज है, और लाठी सीरीज क्या है कि भूगर्भिक जो जल पट्टी पर पट्टी पाई जाती है, यानी धरती के अंदर जो जल परपट्टी पाई जाती है उसी को लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। और लाठी सीरीज होगी तो यहां पर तेल के भंडार की बहुतायतता है, औषधि चट्टानों से निर्मित क्षेत्र भी है और भूमिगत जल का अच्छा भंडार भी है। लेकिन जो बालू का स्तूपों की बात करें तो ये ऑप्शन गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बात करें आज के प्रश्न नंबर 24 की। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर दक्षिणी अरावली में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर दक्षिणी अरावली में स्थित है? तो रघुनाथगढ़, भानगढ़, बालागढ़ या लीलागढ़? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रघुनाथगढ़। और मित्रों बात करें आज की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की। टॉफायर यानी TOFIR कार्यक्रम का संबंध किससे है? टॉफायर कार्यक्रम का संबंध किससे है? व्यापार से या पौधारोपण से या परिवहन से या फिर पर्यटन से? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पौधारोपण से, यानी 25वां प्रश्न अपना और इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न। तो यहां पर जो टॉफायर की फुल फॉर्म की बात करें तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, यानी टॉफायर जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य था कि वनों के अलावा राजस्थान में आउटसाइड में भी पौधारोपण किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम का संबंध पौधारोपण से था। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बात फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन से जुटे रहिएगा और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।